Yes, dear children, now again I come back in front of you और आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी का पार्ट 2 करेंगे। जैसा कि मुझे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने उसके लिए जीओसी पार्ट 1 बनाया था। अभी मैं जीओसी पार्ट 2 बनाऊंगी और मैं एक और पार्ट बनाऊंगी बेटा, जिससे आपके जीओसी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लेकर के चल रही हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार मैं जस्ट क्विक रिकैप करती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था। मैंने आपको बताया था वाइटल थ्योरी, जिसमें हमने बताया था कि साइंटिस्ट के कंसेप्ट थे कि जो प्रीवियस जितनी भी चीज़ें थी वो लिविंग से आई थी और उनमें एक वाइटल फोर्स, एक मिस्टीरियस फोर्स था और उसी लिविंग से नॉन लिविंग की जो है वो फॉर्मेशन होती है। लेकिन इस लॉ को भी ब्रेक कर दिया गया था जब यूरिया का फॉर्मेशन हुआ था लैब के मटेरियल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन और मैंने आपको बताया था कि आप सिग्मा बॉन्ड को कैसे पहचानते हैं और पाई बॉन्ड को कैसे पहचानते हैं। मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन कब कौन से कंडीशन में होगा। आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको पता भी चल जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें मैंने आपको 4 वे बताए थे कि हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा था वो था मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें मैंने एक सिंपल प्रोपेन का फार्मूला लिखा था। फिर हमने कंडेंस्ड फार्मूला लिखा था, इसी प्रोपेन को मैंने ब्रेक कर दिया था, इट वाज कंडेंस्ड फार्मूला। देन मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया था और इसे हमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन बॉन्ड लाइफ फार्मूला हमने बनाया था। ये सारे वीडियोस में मैंने आपको दिए हुए हैं, आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। देन मैंने 3D स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किया था आपसे और डिग्री ऑफ कार्बन, जिससे आप कैसे पहचानेंगे कि 1 डिग्री कार्बन है या 2 डिग्री या 3 डिग्री और 4 डिग्री। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कार्बन की डिवीज़न की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन हम पुरानी क्लासेस से ही पढ़ते जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? वी आर कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स, एनी सब्सटेंस, एनी मैटर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ क्लासिफिकेशन में भी हम किसको कैटेगराइज करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो या वो कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ अदर चीज़ें भी हों, जैसे कि हाइड्रोजन हो सकते हैं या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये मेनली 2 तरह के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है एसाइक्लिक और ओपन, और जो दूसरा होता है वो होता है साइक्लिक और क्लोज। देखो ये नाम के अकॉर्डिंग आप आसानी से पहचान सकते हो। एसाइक्लिक और ओपन, इसमें कार्बन क्या होगा? ओपन चेन के साथ होगा। वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन ये ओपन चेन होगा, ठीक है। सो एसाइक्लिक और ओपन चेन विल नॉट बी बाउंडेड टुगेदर। वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन में अटैच तो होंगे बट दे विल बी इन ओपन चेन। जो साइक्लिक होती है ना उसमें कार्बन चेन के साथ अटैच होते हैं, मतलब ये कार्बन एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये साइक्लिक और क्लोज होता है। अब अगर हम बात करें कि ए साइक्लिक जो होते हैं, अब आपको याद होगा कि अगर किसी भी 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा एल्केन। अगर एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये क्या कहलाएगा? एल्कीन। और एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाएगा? एल्काइन। वेरी नाइस। ये सारी चीज़ें, अब एल्केन और एल्काइन जो थे वो आपने पढ़ा था, और वो अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड होते हैं और जो एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। सो फर्स्ट अगेन मैं आपको रिकैप कराती हूँ। एसाइक्लिक में कार्बन जो है वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हो सकते हैं, लेकिन वो एक चेन के रूप में होंगे, दैट विल बी ओपन चेन। तो ये एल्केन, एल्कीन या एल्काइन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं साइक्लिक और क्लोज चेन की, तो साइक्लिक और क्लोज चेन में कार्बन आपस में अटैच्ड होंगे और दे विल बी फॉर्म लाइक अ रिंग। तो जो एसाइक्लिक जो होते हैं या साइक्लिक जो होते हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो है साइक्लिक या क्लोज के 2 टाइप आपको बता रही हूँ। जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा होमोसाइक्लिक, ठीक है बच्चे, होमोसाइक्लिक। अब देखो होमो नाम से आप देखो, होमो मतलब होता है 1, जैसे आप होमोफोन पढ़ते हो, होमोनिम्स पढ़ते हो, दे आर हैविंग सिंगल साउंड। तो ये होमोसाइक्लिक का भी मतलब है सेम, यानी कि होमोसाइक्लिक में जो कार्बन होंगे वो सिर्फ कार्बन के साथ अटैच होंगे, वो एलिफेटिक कार्बन की तरह शो करेंगे, वो एक रिंग बनाएंगे, लेकिन वो किसी और के साथ अटैच नहीं होंगे, दे विल ओनली अटैच विद कार्बन। और दूसरा जो होगा वो होगा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। जो हेट्रोसाइक्लिक होगा ना बच्चे,
वो कार्बन के साथ अदर ग्रुप भी हो सकते हैं, वो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन या कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई और फंक्शनल ग्रुप भी इनके साथ हो सकता है। लेकिन चाहे होमोसाइक्लिक हो या हेट्रोसाइक्लिक हो, ये दोनों ही जो होंगे वो रिंग के शेप में बनेंगे। इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन होगा और इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर हम होमोसाइक्लिक को भी डिवाइड करें तो होमोसाइक्लिक भी बहुत पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में हो जाएगा, ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जो एरोमेटिक होते हैं जैसे बेंजीन वगैरह, वो एरोमेटिक में आते हैं। एरोमेटिक एक वर्ड से आया अरोमा, जिसका मतलब होता है स्मेल। तो एलिसाइक्लिक सब्सटेंस जो होते हैं ये भी कार्बन के ही होंगे और एरोमेटिक में भी कार्बन के होंगे, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं और इसमें यूजुअली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कम होते हैं। लेकिन ये एलिसाइक्लिक जो होते हैं ये एलिफेटिक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। सो ये भी कार्बन के साथ होंगे और ये भी कार्बन के साथ होंगे। हेट्रोसाइक्लिक के भी और सारे पार्ट्स हैं, बट अभी फिलहाल इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके डिटेल। अभी हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपके लिए बहुत ईजी है क्योंकि आपने क्लास 10th में पहले से भी उसे पढ़ा हुआ है। तो हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप आप याद करो कि फंक्शनल ग्रुप आपने कितने तरीके के पढ़े थे। आपको याद होगा, एल्डिहाइड पढ़ा था, वेरी गुड। कीटोन पढ़ा था आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था आपने, अल्कोहल पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना। और आपने देखो जैसे आपने फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आप देखी थी, आप याद करो। आपने ये CHO था, आप बता सकते हो कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? यस, दिस वाज एल्डिहाइड, वेरी नाइस। अच्छा, COOH किसका था? कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह लो। और C के साथ O जो था वो कौन सा था? दैट वाज कीटोन, वो कीटोन ग्रुप था, ठीक है। इसके बाद हमने इसके अलावा OH भी पढ़ा था, ये क्या था? अल्कोहल ग्रुप था, ठीक है। तो ये तो सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप थे। अब फंक्शनल ग्रुप को अगर हमें डिफाइन करना हो कि एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, तो आप फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हो? फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ लग करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप C2H5OH की बात करो, या मैं आपको बोलूं कि आप जो है लाइक किसी और को भी ले लो, सपोज आपने एल्डिहाइड लिख दिया C3H8, अगर आपने लिखा तो ये आपका प्रोपेन ग्रुप हो जाएगा। आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ले लो, एल्डिहाइड के साथ ले लो, कीटोन के साथ ले लो, तो उनके फंक्शनल ग्रुप लगने से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग चेंज हो जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या होगा फंक्शनल ग्रुप? पहले मैं यहाँ लिखती हूँ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप में आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? एन एटम, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ लग करके वो उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उसको चेंज कर सकता है, उसको डिटरमाइन कर सकता है। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, लिख दो, कैरेक्टर लिख सकते हो, केमिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है? एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी भी मॉलिक्यूल में लग करके या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ होकर के उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने लिखा मीथेन CH4, ठीक है, मीथेन लिखा मैंने। अब अगर मैंने इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपने क्लास 10th में किया था, मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और मैंने रिएजेंट के रूप में अल्कोहल लिया मान लो, तो एक हाइड्रोजन इसका कम हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH, ठीक है। तो ये क्या था? ये मीथेन था और ये क्या है? मिथेनॉल, है ना। तो अब ये जो मिथेनॉल है
ये मीथेन से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप लग गया और ये अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। आपने फंक्शनल ग्रुप लगाना क्लास 10th में भी पढ़ा था। ये सारी वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई है, बस मैं जस्ट उसको रिकैप कर रही हूँ ताकि आप इजीली उन चीज़ों को समझ सकें। अब जरा आप फंक्शनल ग्रुप का एक कैटेगरी देखो, ये फंक्शनल ग्रुप ही है। अब मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख रही हूँ, CH3OH, C2H5OH, C3H8OH। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये सारे फॉर्मूला लिख दिए। अब आप देखो इस फॉर्मूला में कॉमन क्या है। ये देखो, इन सब में कॉमन है फंक्शनल ग्रुप। कहाँ है फंक्शनल ग्रुप? ये OH, तो सब में फंक्शनल ग्रुप कॉमन है। अब अगर फंक्शनल ग्रुप कॉमन है तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। क्या होंगी? सेम होंगी। सो केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिखा था, मैंने बताया था ना कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल कैरेक्टर। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। अच्छा, और इसमें क्या चेंज हो रहा है देखो जरा, ये मिथाइल था, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये ब्यूटाइल है, यानी कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन एटम चेंज हो रहे हैं, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो चेंज हो रहा है। तो क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं होगी। इनकी हो सकता है डेंसिटी चेंज हो जाए, ये अपने स्टेट को चेंज कर सकें, सॉलिड से लिक्विड चले जाए, लिक्विड से गैस में चले जाए, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रही है। सो व्हाट वी विल राइट? फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दो चीजें आपको समझ में आई। अच्छा, मोलिकुलर मास तो फिल हो रहा है, बढ़ता जा रहा है जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। और क्या देखो आप हर एक सक्सेसिव ग्रुप में देखो, ये जैसे मैंने C2H5OH को ले लिया, ठीक है, और ये CH3OH को ले लिया। आप जरा माइनस करके देखो, C2H5OH से आप CH3OH को माइनस करके देखो। आपको सिंपल मैथमेटिकल ही माइनस करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप बहुत सिंपली इसको माइनस कर सकते हो। तो ये देखो OH से OH कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने बच गए? यहाँ 5 थे, यहाँ 3, तो ये 2 कार्बन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था ये कि एक फंक्शनल ग्रुप से अगर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक सक्सेसिव के बीच में CH2 का गैप होगा और उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज। अब हमने होमोलोगस सीरीज में हमने क्या क्या देखा? देखो इसमें हम लिखते हैं ऑल मेंबर, जितने मेंबर थे, ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। सब में फंक्शनल ग्रुप क्या था? सेम था। ठीक है, देखो सब में अल्कोहल है। फिर हमने क्या देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिर हमने क्या देखा? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? ड्यू टू चेंज इन मॉलिक्यूलर मास। तो फिजिकल property will change due to change in molecular mass। ओके, और एक से एक फंक्शनल ग्रुप, एक सक्सेसिव ग्रुप से दूसरे में CH2 का गैप होगा। ठीक है, तो सक्सेसिव कंपाउंड जो होंगे, सक्सेसिव कंपाउंड विल शो CH2। ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? CH2। आप किसी को भी उठा करके देख लो, ये तो मैंने आपको एक सैंपल लिया, आप इस C4 और C3 को भी देखो। यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, तो हाइड्रोजन का गैप कितना हो गया? 2। यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो इनके बीच में भी जो कार्बन का गैप हो जाएगा वो CH2 हो जाएगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो होमोलोगस सीरीज होते हैं, उनमें CH2 का गैप होता है। आप ये सारे टॉपिक दोबारा देख सकते हो। मैंने क्या बोला? ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सबके फंक्शनल ग्रुप सेम है,
केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज ड्यू टू चेंज इन मॉलिक्यूलर मास, ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं जब तक, और सक्सेसिव कंपाउंड में हर सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का जो गैप होगा वो CH2 का होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं केमिस्ट्री के, और वो है हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट। तो अब हम यहाँ पे करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इजी है बच्चे, आप घबराना नहीं कि हमें कैसे पढ़ना, आपके सारे डाउट्स समय के साथ क्लियर होंगे। मैं एक और क्लिप डालूंगी दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। तो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखो आपको 3 चीजें पढ़नी है, एक है सबस्ट्रेट, एक है इंटरमीडिएट, और अब मैं इस बोर्ड को यूज कर रही हूं यहां से कंटिन्यू करने के लिए। और जो थर्ड है हमारा वो है प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, सबस्ट्रेट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ये होते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट भी एक प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आपने 2 लिया एसिड बेस को रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर बना, तो मान लो कि सॉल्ट जो है वो इंटरमीडिएट है और वाटर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है। कोई भी रिएक्शन जब होती है तो इनिशियली जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी इंटरमीडिएट। उसमें रिएक्टेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, प्रोडक्ट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और वो थोड़े अनस्टेबल होंगे, और वो थोड़े रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में जो कि स्टेबल होगा, जो फाइनली केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है वो बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंटरमीडिएट शॉर्ट लाइफ्स होते हैं, मतलब वो हाईली रिएक्टिव हो सकते हैं, तो दे विल बी शॉर्ट लाइव। ओके, और सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में हम रीएजेंट को ऐड करते हैं जिसको हम बायो में कैटलिस्ट कहते हैं, ताकि रिएक्शन को फास्टेन कर सके। तो ये सारी चीज़ें भी हमें एक एक करके पढ़नी है। अब हमने पढ़ा है जब कि फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हम अब पढ़ेंगे एक रिएक्शन, और वो रिएक्शन है फ्यूजन। तो हमने यहाँ रिएक्टेंट के तौर पे, सबस्ट्रेट के तौर पे फ्यूजन रिएक्शन को लिया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोवैलेंट फ्यूजन। ठीक है, तो अब हम आते हैं कोवैलेंट फ्यूजन पे। तो हमारा नेक्स्ट है कोवैलेंट फ्यूजन। अब आप बताओ कोवैलेंट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता था? कोवैलेंट में हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते थे, और आयनिक बॉन्ड में क्या होता था? जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो एक्सचेंज हो जाते थे। ठीक है, आपस में हम एक्सचेंज कर लेते थे, और कोवैलेंट में हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते थे। यानी कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, लाइक सो इट वाज अ काइंड ऑफ कोवैलेंट फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक। तो कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे, और फ्यूजन का मतलब ब्रेक करना कहते थे। अब अभी हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, तो इसमें जनरली एक फर्स्ट जो होता है वो होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। अब देखो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, ये नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा। हेट्रो मतलब जो एक से अलग तरीके के हों, दे आर डिफरेंट, और फ्यूजन एज यूजुअल। और दूसरा है हमारा होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, ये दोनों नाम मैंने आपके सामने लिख दिया। हम पढ़ रहे हैं कोवैलेंट फ्यूजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग वाले ब्रेक करेंगे, हेट्रोलिटिक फ्यूजन से और होमोलिटिक फ्यूजन से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। ठीक है बच्चे, ये वही दोनों टाइप है जो मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं। तो अब पहले हम हेट्रोलिटिक फ्यूजन के बात करते हैं। देखो हेट्रोलिटिक फ्यूजन जो होते हैं ना वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। अनसिमेट्रिकल क्यों होते हैं वो भी मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगी, लेकिन ये जो होते हैं वो अनसिमेट्रिकल फ्यूजन होते हैं। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फ्यूजन। अब अनसिमेट्रिकल फ्यूजन का मतलब क्या होता है? अब अगर देखो, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक वेट है, इस पर मैं 4 पिन्स रख दूं, या मैं इस पर 4 एप्पल रख दूं इस तरफ, और इधर 1 एप्पल रखूं, तो क्या होगा? ये सिमेट्रिकल होगा, ये ज़्यादा बेंड हो जाएगा, है ना, और ये कम बेंड होगा। तो अनसिमेट्रिकल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो 2
डिस्प्लेस होते हैं, दो शेयर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दो बॉन्ड के बीच में शेयर हो, वो एक ही तरफ चले जाते हैं, तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस, ठीक है बच्चे। और ये ज़्यादातर पोलर बॉन्ड के बीच में होते हैं। सो इट विल टेक प्लेस यूजुअली आकर इन पोलर बॉन्ड, ठीक है बेटा, आकर इन पोलर बॉन्ड। मैं अभी आपको एक इक्वेशन दिखाती हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक केस ले लो, केस 1, ठीक है। हमने मिथाइल ग्रुप लिया, CH3 ले लिया, ठीक है। इसके साथ हमने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा लिया, इसका नाम मैं लिख रही हूँ G, ओके। अब मैं CH3 को चाहूँ तो इस तरह से लिख सकती हूँ, देखो लिख दिया हमने, और ये एक फंक्शनल ग्रुप है G। अब इस कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर है, देखो जरा। आपको याद होगा कि आपने इलेक्ट्रॉन एक इस हाइड्रोजन के ऊपर है, एक इस कार्बन के ऊपर है। तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होना चाहिए था ना, एक इस कार्बन के ऊपर होना चाहिए था और एक इस G जो हमने फंक्शनल ग्रुप लिया उसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे केस 1 में क्या है, G जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो G इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं यहाँ लिख रही हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। G जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन G की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे ये तो तुम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देख ही रहे हो इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन और G के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन G पे ही रहेंगे, ठीक है। तो अब भाई कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और G ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस G के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यह कार्बन कैसा रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। तो यहाँ कार्बन पॉजिटिव में है ना, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोकेटायन। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। वापस आप देखो अनसिमेट्रिकल फ्यूजन, देखो यहाँ पे 2 कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया ना, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, सीधे इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्प्लेस हो गया और पोलर बॉन्ड के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हेट्रोलिटिक फीजन, मतलब यहाँ पे जो फीजन है वो इक्वल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड होमोलिटिक फीजन के बारे में। हम वापस से लिखेंगे होमोलिटिक फीजन के बारे में। अब इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना है। यहाँ पे क्या होगा, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। जो होमोलिटिक होगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। होमोलिटिक फीजन, ठीक है। अब ये होमोलिटिक फीजन में क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देखो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्प्लेस करते, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। दैट विल डिस्प्लेस 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये नॉन पोलर बॉन्ड में होगा, नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन उसके पहले होमोलिटिक के पहले एक और कंडीशन था हेट्रोलिटिक का, वो भी आपको दिखाना रह गया था। एक और केस ले लो बेटा, केस 2। ये केस 1 मैंने आपको हेट्रोलिटिक का दिखाया था, होमोलिटिक में भी आपको दिखा रही हूँ। लेकिन हेट्रोलिटिक में एक और केस था हमारा केस 2, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि केस 2 में G से ज़्यादा C यानी कि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे हम करते हैं तो देखो हम वापस मिथाइल ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हमने ले लिया बच्चे, 3 हाइड्रोजन ले लिया, जैसे मिथाइल का फॉर्मूला होता है ना CH3। तो हमने यहाँ पे 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगाया, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया इनके बीच में।
अब यहाँ G जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे G से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब बताओ C के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, वेरी गुड। और G के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं कार्बो एनायन। क्या बोलते हैं, कार्बो एनायन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये है कार्बो एनायन। ठीक है बच्चे, मैं बीच में एक लाइन कर देती हूँ ताकि आपके लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो कार्बो एनायन में जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है वो फंक्शनल ग्रुप से कार्बन के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन कार्बन से फंक्शनल ग्रुप पे ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम बात करते हैं होमोलिटिक फिजन। अब होमोलिटिक फिजन जैसे मैंने लिखा कि वो सिमेट्रिकल होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा और ये क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं होमोलिटिक में कैसे होता है। एक आपको कंडीशन दिखाती हूँ, देखो वापस से हमने मिथाइल ले लिया। ठीक है, ये सारा कुछ हम मिथाइल के ऊपर ही कर रहे हैं यहाँ पे भी। अब हम मिथाइल लेते हैं। अब देखो ये मिथाइल है, ये हमने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, CH3 पे लगा दिया ना। ठीक है बच्चे, ये एक फंक्शनल ग्रुप है G। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो है, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड के बीच में। अभी C और G के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन है। यस, वेरी गुड, आप समझ गए। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस C से इधर ट्रांसफर है, एक G पर और एक C पर ट्रांसफर है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस पे है और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, दोनों पे इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल बन रहा है। एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, आपस में वो शेयर कर रहे हैं और ये नॉन पोलर बॉन्ड में बनेगा। ठीक है, अब ये वाले जो केस होते हैं ना बच्चे, ये ऐसे बन जाते हैं। देखो C, ये तीनों आपने हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस कर दिया और ये है G। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्री है, ये शेयर तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट ट्रांसफरिंग ईजली, तो ये फ्री है। तो ऐसे केस में ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं, देखो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हैं, ऑड हैं, 2 नहीं है, इसके भी इलेक्ट्रॉन 2 नहीं है, अनपेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन, या आप इसको कह सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? यहाँ तक आई थिंक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। हमने कोवैलेंट बॉन्ड की फिजन समझी, हेट्रोलिटिक जिसमें हमने केस 1 में फंक्शनल ग्रुप को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किया था और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव करने से इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप पे ट्रांसफ़र हो गए थे और ये कार्बोकैटायन बन गया था। और फिर हमने केस 2 लिया जिसमें फंक्शनल ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन मोर है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए, वो कार्बो एनायन बन गया। फिर हमने होमोलिटिक बताया और ये होमोलिटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक पे नहीं ट्रांसफ़र होता, दोनों के बीच में शेयर होती है, तो ये सिमेट्रिकल बनती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमने आपसे बात किया था और वो था अटैकिंग रीएजेंट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, अटैकिंग रीएजेंट। ठीक है बेटा, चलो हम आते हैं अटैकिंग रीएजेंट। ठीक है, अब रीएजेंट क्या होंगे, ऑब्वियसली रीएजेंट होंगे वो जो किसी भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्टन करने में हेल्प करते हैं। तो अटैकिंग रीएजेंट भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन, इन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो, तो इलेक्ट्रॉन लविंग आप लिख सकते हैं इसको समझने के लिए। और न्यूक्लियोफाइल नेम के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस लविंग होगा, लेकिन अभी हम पहले इलेक्ट्रो लविंग के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इसी चीज़ को, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अटैकिंग रीएजेंट, क्योंकि आप साथ साथ दोनों तरफ देखेंगे, अटैकिंग रीएजेंट हमने डिस्कस किया और ये है इलेक्ट्रोफाइल और
न्यूक्लियोफाइल। अभी हम इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और ये है फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है बच्चे, तो चलो इलेक्ट्रॉन लविंग। अब हम सोचते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है ये, तो ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन ये चाहता है तो इसका मतलब इस पे क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। यस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ये न्यूट्रल भी हो सकता है ना, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है। मान लो कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, जैसे कि क्लोरीन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए यूज़ कर ले। ठीक है, तो ये या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ इलेक्ट्रोफाइल के। अब ये हमारा, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ, जो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, तो पॉजिटिवली चार्ज कौन कौन हो सकते हैं? मिथाइल ग्रुप में CH3+ हो सकता है, Cl- हो सकता है, Cl+ हो सकता है, H+ हो सकते हैं। ये सारे इलेक्ट्रोफाइल है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड दे वांट अ नेगेटिव चार्ज, वो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सेम हेयर, अगर मैं आपसे बात करूं कि न्यूट्रल कौन कौन हो सकते हैं, तो न्यूट्रल जो हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? वो BF3, BH3, AlCl3, ये सारे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल होंगे। इनके ऊपर देखो कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग हो सकते हैं। तो ये तो हुए इलेक्ट्रोफाइल, इनके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, और इनकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे? जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। आपको यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर है? अब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। तो आप बताओ, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल में ये क्या होगा? न्यूक्लियो, अब न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिव, और ये फाइल मतलब लविंग, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन कैसा हो सकता है? या तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, या वो न्यूट्रल होगा, या फ्री रेडिकल होगा, ठीक है, या लोन पेयर होंगे। तो ये होगा न्यूट्रल और लोन पेयर। ठीक है बच्चे, अब मैं इनका भी एग्जाम्पल आपको देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ न्यूट्रोफाइल का। अब अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, एग्जाम्पल में ले लो, तो ये फ्लोरीन माइनस हो सकता है, क्लोरीन माइनस हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन माइनस हो सकता है, अल्कोहल ग्रुप भी ले सकते हैं आप। तो ये सारे हो जाएंगे आपके न्यूक्लियोफाइल। देखो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा, अगर आप लोन पेयर का एग्जाम्पल लेना चाहें, तो ये हो सकता है NH3, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद H2O भी हो सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट करना चाहेंगे, सो दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होंगे? या तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगे इसकी तरह, या तो वो न्यूट्रल होंगे, या इनके ऊपर लोन पेयर होगा ताकि वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अटैकिंग रिएजेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बो अनायन। जो हमने तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। कार्बोकैटायन, यहाँ हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स और कार्बो अनायन। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। अब जो कार्बोकैटायन है, हम वापस मिथाइल का लेंगे। तो मिथाइल का आप देखो CH3+, मतलब हमने ले लिया, मिथाइल ले लिया हमने। अब देखो कैसे लिखोगे आप, C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर ले लिया आपने, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, आप इस थोड़ा हाइड्रोजन को ऐसे प्लेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जरा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन,
और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो जरा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। वेरी गुड, याद है आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और कार्बन को स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो यहाँ पर 2 वेकेंट और बाइटल हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये क्या है? वेकेंट और बाइटल। ठीक है। अब देखो जरा इनकी शेप को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल की तरह बन रहे हैं, 3 साइड। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रायंगल। देखो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये वाली शेप है ना। तो इनकी जो शेप आएगी वो कैसी होगी? शेप कैसी होगी बेटी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। तो ये हो जाएगी इनकी शेप। तो कार्बोकैटायन जितने भी होंगे उनकी शेप ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। अब देखो फ्री रेडिकल्स में हम वापस मिथाइल लेते हैं, लेकिन CH3 और हमने C के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ दिया, फ्री रेडिकल ले लिया। अब देखो हम वापस इसका बनाते हैं। ठीक है। देखो एक H और एक H। अब इन दोनों के बीच में 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिखा हुआ है ना। ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके। अब देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया है ना। तो इसका जो वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, जो वैकेंट सेल है, जो वैकेंट ऑर्बिटल है, वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल यहाँ है जो हाफ फिल्ड है और एक ऑर्बिटल यहाँ है वैकेंट। तो इसकी भी शेप ऑलमोस्ट आपको जो है ट्रायंगुलर प्लेनर की तरह दिखाई देगी। तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लानर। ओके, गॉट इट? ठीक है बच्चे, ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगी ये। और नेक्स्ट हम आते हैं कार्बो एनायन पे। यहाँ पे भी हम मिथाइल ग्रुप लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? CH3 और इसके ऊपर एक नेगेटिव हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो C, ठीक है, H लिख दिया। अब इनके बीच में भी आप इलेक्ट्रॉन को देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही हो गए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरी एक बॉन्ड बनी हुई है। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड इसके बन गए यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 साइड में आ रहा ना, लगभग ये टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब साइड, तो ये लगभग 4 साइड में हो जा रही है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चे, टेट्राहेड्रल इसकी शेप हो जाएगी। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो देखो ये कुछ हद तक पिरामिड की शेप में हो जाएगा। इसकी तुम एक और शेप बना लो, दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ इसके हाइड्रोजन को लिखती हूँ। रुको, मैं एक और शेप तुम्हारे लिए इसे क्रिएट करती हूँ। जस्ट मैंने कार्बन लिया, 1 हाइड्रोजन, 2 3 हाइड्रोजन थे ना हमारे। ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लेंगे, दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, देखो यहाँ इनकी शेप को। तो ये कुछ हद तक जो शेप बनेगा ना, दैट विल बी पिरामिडल शेप। तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी? इट विल बी लाइक पिरामिड, सो पिरामिडल शेप। ठीक है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, क्विक रिकैप करते हैं। कार्बोकैटायन में हमने मिथाइल लिया और यहाँ पे हमने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन काउंट किया। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। शेप लगभग ट्रायंगल की है तो ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगी। फ्री रेडिकल्स में हमने 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी ट्राइगोनल प्लैनर हो जाएगा। और कार्बो एनायन में कार्बन के ऊपर डबल इलेक्ट्रॉन्स है, अट्रैक्ट हुआ तो 2 बॉन्ड हो जाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ अटैच कर दिया। तो टोटल 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल 4 साइड की है और इसकी शेप जो हो जाएगी ये कुछ हद तक पिरामिड की शेप की हो जाएगी। सो दैट विल बी पिरामिडल। अब इसके आगे की जो शेप्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप आज रिवाइज करोगे, नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक जस्ट विद इन 2-3 days। ओके बेटा, टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।